लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तुम्हारे जो न्यू सिलेबस की जो बुक है 12th स्टैंडर्ड की, उसमें है चैप्टर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो दो हिस्से हैं चैप्टर के, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो रेगुलर जब हमारी क्लासेस होती थी तब मैंने सर्कुलेशन वाला चैप्टर अलग से पढ़ा दिया था। अभी हमने पढ़ना है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको सर्वाइव करने के लिए लगती है एनर्जी। अब एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? जब वो फूड लेते हैं। और एनर्जी क्यों लगती है? टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हमें करनी है, अगर तुम्हारे हार्ट को बीट करना है तो भी एटीपी लग रही है, अगर तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना है तो उसमें भी तुम्हारी एनर्जी लगती है। तो अगर कोई भी प्रोसेस करना है बॉडी का, तो हमको वहाँ पे एनर्जी लगनी है। इसलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन करना पड़ता है, क्योंकि रेस्पिरेशन से ही एनर्जी बनती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी एनर्जी किस फॉर्म में यूज़ कर पाती है, तो उसका नाम है एटीपी। ये 10th में भी तुम्हारा चैप्टर था। तो एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्रायोस फॉस्फेट। अब जब भी यहाँ पे ट्रायोस वर्ड यूज़ हो गया है तो ध्यान रखना, वहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। और एटीपी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी। इसी फॉर्म में हमारी बॉडी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकती है, और ये जो है ये हमारी करेंसी है। अब जब हम फूड जो लेते हैं, फूड अब हमने कंज्यूम कर लिया, वो डाइजेस्ट भी हो गया और एब्जॉर्ब भी हो गया। एब्जॉर्ब वो होता है इलियम एंड जेजुनम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है वहाँ पे। फूड को हमने डाइजेस्ट कर लिया, उसमें से न्यूट्रिएंट्स हमने एब्जॉर्ब भी कर लिया। अब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब से हमको क्या मिली है? एनर्जी। बट दिस एनर्जी, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यूज़ कर ही नहीं सकते, तो इट इज़ नॉट यूजेबल। हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर सकती, हमारी बॉडी के लिए किसी भी काम की नहीं है वो एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म, और वो यूजेबल फॉर्म जो है वो है एक केमिकल फॉर्म, एंड वी कैन यूटिलाइज इट। तो ये जो केमिकल फॉर्म की एनर्जी है वो है एटीपी। तो हमने फूड लिया, फूड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए, उससे क्या बनी? एनर्जी। उसमें एनर्जी है, पर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ नॉट यूजेबल बाय आवर बॉडी। तो हम लोग क्या कर देते हैं? उसको एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, जो है केमिकल फॉर्म। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना, जहाँ पे हम एक टाइप ऑफ एनर्जी को दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी में केमिकल फॉर्म में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, वो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन है। अब हमने जो भी फूड लिया है, तुम्हें पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हम लोग कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। तो ये है कार्बोहाइड्रेट हमारा, ग्लूकोज समझ लो, CC H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जब भी देखो, तुम तो केमिस्ट्री जानते हो ज़्यादा, तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब भी कुछ करने वाले ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये हो गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये काम करेगा और क्या बनाएगा? 6CO2, 6H2O एंड 38 ATP। देखो, ये जो ATP है वो है हमारी एनर्जी करेंसी, और इसी ATP से हमारी बॉडी को जितने भी काम करने हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या बॉडी का कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन करना है, चारों में यही ATP यूज़ होगी। तो इट इज़ रेस्पिरेशन का अगर डेफिनेशन देखिए, इट इज़ ए बायो, ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस थोड़ी है। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब कैसा कि जैसे तुम्हारे मुंह में फूड है, तो अगर तुम उसे च्यू करते हो तो इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। पर जब हम बोल रहे हैं कोई एंजाइम्स वहाँ पे एक्ट कर रहे हैं और डिफरेंट कैटलिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो एक कैसी प्रोसेस हो जाती है? बायोकेमिकल प्रोसेस। अब जितना इजी तुम्हारे बुक में एक स्टेप में दे दिया है कि ये एक स्टेप का रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन है नहीं एक्चुअल में। ये अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है तो 11th स्टैंडर्ड की बुक में जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है ना, वहाँ पे दिया है, तो वो तो तुम पढ़ोगे नहीं, मेरे को पूरा भरोसा है। तो मैं ऐसा शॉर्ट में बता देती हूँ कि 10th में देखा था कि रेस्पिरेशन में ना सबसे पहली स्टेप होती है ग्लाइकोलिसिस, फिर होता है क्रेब्स साइकिल, फिर होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तब ये इतने सारे स्टेप्स होने के बाद में लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है। पर हमें एकदम इजी वे में अगर एक स्टेप में रिएक्शन देखनी है तो ये है उसकी रिएक्शन, रेस्पिरेशन की रिएक्शन ये है। तो इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि केमिकली सारी चीज़ें हो रही है। ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये किस तरीके का कंपाउंड है? इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड
इन एन ऑर्डरली मैनर। अब ये जो है ना वर्ड इन एन ऑर्डरली मैनर, ये बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी देखो 3 स्टेप के नाम लिए मैंने, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऐसा थोड़ी होता है कि पहले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया फिर ग्लाइकोलिसिस होगा, ऐसा नहीं होता। हर एक जो स्टेप है उसका एक पर्टिकुलर एंड प्रोडक्ट है, और पर्टिकुलर एंड प्रोडक्ट से फिर नेक्स्ट वाली स्टेप स्टार्ट होती है। तो इसीलिए ये वर्ड बोलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन एन ऑर्डरली मैनर, in an orderly manner for the liberation of chemical energy in the form of ATP। ये देखो, ये इसने क्या लिबरेट किया, केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP तो हमारा केमिकल फॉर्म है ना, यूजेबल फॉर्म, ठीक है। तो ये होता है रेस्पिरेशन का रिएक्शन, बहुत ईजी है। अब गैशियस एक्सचेंज कैसे करती है बॉडी, पहले हम प्लांट का एग्जांपल लेंगे। अगर हमें रेस्पिरेशन करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बॉडी में होना चाहिए गैशियस एक्सचेंज। तो ये है लीफ, प्लांट्स भी तो रेस्पायर करते हैं ना, तो ये है लीफ और ये है सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ये है एनवायरनमेंट। तो प्लांट्स क्या करते हैं तुम्हें पता है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इन लेते हैं और बाहर क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग का क्या है, इससे उल्टा, वो क्या करते हैं, अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और बाहर एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का इससे उल्टा है, इन प्लांट्स का कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर करते हैं। तो ये जो सरफेस है, ये जो एक सरफेस दिख रही है, ये हुई हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस प्लांट के लिए, ये हुई रेस्पिरेटरी सरफेस। पर अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो रेस्पिरेशन का फर्स्ट जो ऑर्गन हमारे इसमें आता है वो रहते हैं हमारे नॉस्ट्रल्स। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि नॉस्ट्रल्स हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस हो गई। अब नॉस्ट्रल से देखो नेजल पैसेज में जाएगा, फैरिंग से होते हुए, ट्रकिया से होते हुए कहाँ जा रहा है, लंग्स तक, लंग्स तक एट लास्ट पहुँच गया। लंग्स के बाद भी देखो सर्कुलेशन वाले चैप्टर में या किसी चैप्टर में मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पे एल्वियोलाई होते हैं ऐसे, ये छोटे छोटे ऐसे एयर सैक्स, बबल्स टाइप के, इमेजिन करो छोटे छोटे ऐसे। तो यहाँ पे होती है ऐसा एक पतली सी लेयर, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में ही बताया था शायद कि एंडोथीलियल लेयर होती है, सिर्फ एक ही लेयर का होता है। तो ये लंग का एकदम लास्ट वाला पोर्शन है, और यहाँ से मैंने बताया था कि ब्लड वेसल जाते रहती है ना, कैपिलरीज एकदम छोटी छोटी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर से गैशियस एक्सचेंज, यहाँ पे ये अंदर क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन, और यहाँ पे बाहर इधर क्या दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो भी फिर वो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट वाला आ जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम था इसलिए ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम था तो इसलिए यहाँ से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ये मैंने बताया है तुम्हें, शायद नोट्स में भी होगा, एक बार देख लेना। तो ये बहुत ही इजी स्टेप है। तो यहाँ पे देखो रेस्पिरेटरी सरफेस प्लांट के लिए तो ये हो गई लीफ का ये सरफेस, पर एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए क्या हुआ, लंग का वो पोर्शन लास्ट वाला एल्वियोला, ठीक है, एल्वियोलर सरफेस, एल्वियोलर सरफेस जो है ये हुआ हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस। अब रेस्पिरेटरी सरफेस के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारी बुक में एक हेडिंग में बताया गया है ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। ये देखो, ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना, ये और ये यहाँ पे ये इतना पोर्शन, ये इनकी कुछ खास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, सबसे फर्स्ट उसका होना चाहिए लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। तो अगर इतने छोटे छोटे एल्वियोलाई पूरे लंग में है तो सरफेस एरिया तो ज़्यादा ही हुआ। अब वो होने चाहिए एकदम थिन, थिन में मतलब देखो जैसे लीफ है बहुत थिन होती है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में और तुम्हें समझ में आ जाएगा, और ये बहुत थिन लेयर होती है। अब जब हम इमेजिन कर लो कि हम लोग स्किन से रेस्पायर क्यों नहीं कर सकते, स्किन की जो लेयर है तुम्हारी इट इज़ मल्टी लेयर्ड, ऐसा एक के नीचे बहुत सारी लेयर है, तो उससे गैशियस एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। पर कुछ कुछ एनिमल जो होते हैं जिनकी सिंपल लेयर है, एक ही लेयर है, एक दो ही लेयर है, तो वो क्या कर लेंगे, ऐसा गैशियस एक्सचेंज कर पाएंगे। पर तुम्हारी स्किन में यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज नहीं हो सकता। कहाँ पे हो सकता है, ये इधर जो एल्वियोलर वाला रीजन है ना, कैपिलरीज, और ये एल्वियोलाई वाला रीजन लंग्स के अंदर, वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज ईजिली हो सकता है क्योंकि वहाँ की वॉल्स कैसी है, एकदम ही थिन है। तो दूसरा पॉइंट है कि वो कैसे होनी चाहिए, एकदम थिन। नेक्स्ट है इट शुड बी हाईली वैस्कुलर। हाईली वैस्कुलर का मतलब होता है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ब्लड फ्लो होना चाहिए, अगर ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैपिलरीज में देखो बहुत छोटा सा ल्यूमेन होता है ना, तो उससे बहुत फास्ट ऐसा ब्लड जाता है,
तुम्हें याद होगा सर्कुलेशन में पढ़ाया था मैंने। तो यहाँ पे इतने ज़ोर से ब्लड जा रहा है, ठीक है, बहुत फास्टली जा रहा है, तो हाईली वेस्कुलर होती है। इसके आजू बाजू बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। ये सारा जो एल्वियोला है ना, उसके आजू बाजू बहुत सारी कैपिलरीज होती है। थर्ड पॉइंट है, इट शुड ऑलवेज बी मॉइस्ट, ऐसा सूखा नहीं रहना चाहिए। तो ये देखो, ये हमेशा जो एल्वियोला है वो आपस बाहर पूरा कैपिलरी से घिरा हुआ होता है, और अंदर का बॉडी तो कोई सूखा तो है नहीं, तो वो हमेशा ही मॉइस्ट रहता है। यहाँ पे और इजी करने के लिए मैंने रेस्पिरेशन का एक और डेफिनेशन दिया है, ब्रेकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल टू गेट एनर्जी। हम लोग रेस्पिरेटरी फ्यूल को तोड़ रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग उसको तोड़ रहे हैं बायोकेमिकल प्रोसेस से, ताकि हमें क्या मिले, एनर्जी। अब रेस्पिरेशन के ना टाइप्स होते हैं, तो टाइप को भी क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहला है एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन हमेशा इन्वॉल्व रहे, और एनारोबिक का मतलब होता है कि वहाँ पे हमें ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। तो ह्यूमन बीइंग में जब भी रेस्पिरेशन होता है तो इट इज़ ऑक्सीडेटिव वाला, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एनारोबिक होता ही नहीं है। तो देखो, कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, जैसे मसल्स में, तो पेन होने लगता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि ईस्ट, वो हमेशा क्या करता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही रेस्पिरेशन करता है। तो जैसे कि कभी कुछ बनाते हैं ना, जब फर्मेंटेड फूड बनाते हैं तो वो चीज़ को ढक के रखते हैं, ऐसा खुला नहीं रखते, क्योंकि ईस्ट जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही रेस्पिरेशन करता है, और उसके वजह से ही चीज़ें फ्लफ़ी बनती हैं। तो टाइप हो गया एरोबिक, जहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहेगा, और एनारोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं रहेगा, ठीक है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, हमको कितनी एटीपी मिलती है, 38 एटीपी। पर जब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे अल्टीमेटली हमको मिलती है ओनली 2 एटीपी, ठीक है। एरोबिक में हमें मिलेगी 38 एटीपी। अब किसी किसी बुक में लिखा होगा 36 एटीपी, ठीक है, तो वो रॉन्ग नहीं है। 38 एटीपी बनती है, पर वो, अब देखो हमने 11th का पोर्शन पढ़े नहीं है ना, रेस्पिरेशन वाला स्किप किया हमने, इसलिए तुम्हें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। पर इतना ध्यान रख लो कि ये जो 38 एटीपी है, इट इज़ करेक्ट, एंड 36 एटीपी इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि 2 जो है ना कहीं पे तो भी यूज़ हो जाती है, तो उसको माइनस कर दो तो हम लोग 36 बोलने लगते हैं। पर तुम याद, स्टेट की बुक में ये लिखा है 38 एटीपी, तो 38 एटीपी ही याद रखो। और एनारोबिक में हमेशा कितनी एटीपी बनती है, लास्ट में 2 एटीपी। तो हम लोग एक और डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है चीज़ों का, और एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ये भी 10th में पढ़ा था। सेकंड है टाइप्स उसका कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है जैसे कि अमीबा। अमीबा तो एक प्रोकैरियोटिक स्मॉल सा ऑर्गेनिज्म है, तो वो आसपास पानी के ऐसा रहता है, तो आजू बाजू उसके सारा पानी है, तो वो क्या करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना वो ऑक्सीजन के, तो ऐसा ही सरफेस से ले लेता है। पर इनडायरेक्ट में आते हैं ह्यूमन बींग्स, इनको पहले इनहेल करना पड़ता है, फिर नॉस्ट्रिल्स में जाके ट्रकिया से होते हुए एट लास्ट कहाँ पर पहुँचता है, एल्वियोलाई तक। तो इट इज़ एन इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन।